जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं को ही हम स्टार्ट में डिस्कस करते हैं, देन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पे चले जाएंगे। वन बाई वन आप मुझे दो तीन स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम दी हैं, उनको वन बाई वन डिस्कस करता हूँ। मैं ज़रा बुक ओपन कर लूँ। बुक मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है। सेवन्थ एडिशन मैंने आपको कहा है, सॉरी सिक्स्थ एडिशन जो शहजाद भाई ने शेयर की हुई थी उसी को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, अक्सा आप स्टार्ट करें, कौन से क्वेश्चन को आप डिस्कस करना चाह रही हैं यहाँ से? अक्सा जीना। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? 98 और 82। 98 और 82। एट्टी टू। ठीक है। 82 हफ्सा आपने बोला या अक्सा ने बोला? यस सर, करवा दें। इसमें देखें, जो हमारे पास सेट है वी, उसके अंदर इन्फिनिट सीक्वेंसेस हैं और ये एक फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रही है। इसमें 4.75 जो प्रॉब्लम है उसका रेफरेंस दिया है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? बाकी हो शो हो रही है? यस सर, हो रही है। हफ्सा फिर आप अपनी सेटिंग चेक जी करें। सर, हो रही है। हफ्सा और अक्सा का मैसेज है, शो नहीं हो रही, वॉइस कट रही है। बाकी सब लोगों को शो हो रही है? यस सर। यस सर। देखें, सबसेट हमने डब्ल्यू का कंसिडर करना है। एक उसने कंडीशन दी हुई है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि उसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसको आपने कहा है कि थोड़ा डिस्कस करना है कि सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। जी, मेन जो वेक्टर स्पेस का सेट हमें गिवन है, इसमें ए एन हमारे पास है, और ए एन जो है वो इन्फिनिट सीक्वेंस है।
अगर इसकी टर्म्स तो इसमें उसने कहा है कि ये ए एन अब इनफाइनाइटली चलता है, ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए एन प्लस वन एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीक्वेंसेस यहाँ पे पड़े। सबसेट हमने एक स्पेसिफिक यहाँ पे कंसिडर करना है, ऐसे सीक्वेंसेस कंसिडर करने हैं ए एन या इसको बी एन का हम नाम देते हैं। बी एन हमने ऐसे कंसिडर करने हैं, बी एन जो है उसकी फर्स्ट जो एलिमेंट है कंडीशन क्या गिवन है कि ज़ीरो एज द फर्स्ट एलिमेंट, उस जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमने ज़ीरो कंसिडर करना है। बाकी तमाम एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, B1 B2 अप टू सो ऑन, ये भी इनफिनिट सीक्वेंस ही रहेगा। बस क्या कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका सीक्वेंस का हमने ज़ीरो कर दिया। तो इस टाइप के अगर हम इसके दो सीक्वेंसेस कंसिडर करते हैं, एक BN और एक CN हम इसका कंसिडर करते हैं W में से, और बीटा गैमा दो हम स्केलर फील्ड के कंसिडर करते हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा BN प्लस गैमा CN, तो ये बीटा इंटू ज़ीरो B1 ये सीक्वेंस आ जाएगा, प्लस गैमा टाइम्स ज़ीरो C1, ये इनफिनिट सीक्वेंस चलता रहेगा। तो बीटा इसकी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो बीटा B1, सिमिलरली गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, गैमा C1 गैमा C2 एंड सो ऑन गैमा CN, आगे भी टर्म्स चलती रहेंगी। अब देखें ना, ये स्टिल क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है और इसकी पहली टर्म क्या है, ज़ीरो। इसमें हम जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ज़ीरो बीटा B1 प्लस गैमा C1, उसके बाद बीटा B2 प्लस गैमा C2, इस टाइप की इसकी टर्म बन जाएगी जो फाइनल हमारे पास सीक्वेंस आएगा। और ये जो फाइनल सीक्वेंस आएगा ये स्टिल क्या रहेगा, इन्फिनिट ही रहेगा, और इसकी जो इनिशियल टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो ज़ीरो होगी। तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स किस में मौजूद है, W में मौजूद है। तो W जो है वो V की क्या हो जाएगी, सब स्पेस हो जाएगी। दूसरा उसने कहा है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, नॉन ज़ीरो है, जो नॉन ज़ीरो है फाइनाइट नंबर है। उसके बाद मीन्स एक स्पेसिफिक n के बाद जाके उसमें ज़ीरो टर्म्स होने लग जाती हैं। तो बेसिकली ये इस टाइप का सेट है हमारे पास। W सेकंड केस में B पार्ट में W जो है उसके अंदर इस टाइप के सीक्वेंसेस हैं AN, सच दैट AN जो है ये AN तक तो नॉन ज़ीरो है, बट उसके बाद सारी टर्म्स इसकी ज़ीरो होने लग जाती हैं। और यहाँ पे हम कंडीशन एक्स्ट्रा साथ ही लगा सकते हैं, AIs आर नॉन ज़ीरो फॉर ऑल आई। एक स्पेसिफिक नंबर की टर्म जो है उसके बाद सीक्वेंस की टर्म ज़ीरो होने लग जाती है। तो इस जो सीक्वेंस है ये सेट है हमारे पास, इसमें भी हमने प्रूव करना है कि ये सब स्पेस बनती है। तो इसके भी दो एलिमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं, AN BN, और अल्फ़ा बीटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड में से एलिमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें भी आप अल्फ़ा AN प्लस बीटा BN, अल्फ़ा जो है आप फर्स्ट सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा जो है वो सेकंड सीक्वेंस के साथ। अब सेकंड सीक्वेंस को हम किसी m पे रोक लेते हैं, किसी m नंबर पे, और उसके बाद ये ज़ीरो होने लग जाती हैं। हम ये सात कंडीशन सपोज कर लेते हैं कि m जो है ग्रेटर दैन n है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा जो है, तो ये अल्फ़ा AN, और इसके बाद वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इधर से क्या आएगा, बीटा B1 अप टू सो ऑन बीटा BM, इस तरह करके इनको जब हम ऐड करेंगे तो अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इसको जो ऐड करने के बाद आंसर आना चाहिए उसकी टर्म्स फाइनाइट आनी चाहिए। तो अब ये देख लेते हैं, अल्फ़ा AN प्लस बीटा BN, उसके बाद क्या आएगा, बीटा BN प्लस 1, और ये अल्टीमेटली स्टॉप कहाँ पे होगा, बीटा BN पे स्टॉप होगा, और उसके बाद वाली टर्म्स सब तमाम क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस टाइप के एलिमेंट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं, ये W में है, तो W जो है वो सब स्पेस हो जाएगी।
ठीक है जी। दूसरा आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था? 82 के बाद आपने कौन सा बोला है? जी नहीं समझ आई आपकी। ये अक्सर आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अफसा, चले आपका क्वेश्चन मैं बाद में डील कर लूँगा। मारिया आपका क्या क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन नंबर 98 है जो 4.98। 4.98 Consider the subspaces U and W of R power 4. Find a basis and dimension of A. U, W, U और W के हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, उसके बाद U इंटरसेक्शन W हमने फाइंड करना है। ओके जी। मारिया आप रिवाइज कराएंगे कि हमने बेसिस के लिए क्या कंडीशन लगाई थी, कैसे बेसिस फाइंड करते हैं? लास्ट टाइम जब हम बेसिस को डिस्कस कर रहे थे कैसे फाइंड करते हैं बेसिस वेक्टर्स? अक्सा, हफ्सा चीज़ें डिस्कस की हुई इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राहिया, रोहीन, बुशरा, सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं या मोबाइल साइड पे रख के बैठे हुए हैं? साजिदा, बेसिस के लिए मैंने लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम। जी जी। तो अब ये जर्नल सेट गिवन है तो इसमें कैसे बेसिस बनाएंगे इसकी? जी अक्सा आपको आवाज़ नहीं आ रही यार, क्या मसला है? मारिया आपको भी आवाज़ नहीं आ रही? आदिल इलेक्ट कर दिए। आ रही है? हमारा आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। सर आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। यस सर आहिस्ता आ रही है। अब ठीक है? बेहतर है। अच्छा, अक्सा आपका इशू सॉल्व हुआ है? जी सर आ रही है। ठीक है। हाँ जी, मैं 98 क्वेश्चन आप फिर से क्या ये मैसेज ठीक। अच्छा जी, अब ये अक्सा बताएं इसमें बेसिस कैसे फाइंड करेंगे 98 में? सर यू में यू इज इक्वल टू 2c माइनस सी हो जाएगा इसकी बेसिस। तो मतलब बाकियों को जीरो रखते हुए इस तरह से इसकी बेसिस मैं बताती हूँ। जी जी, समझ नहीं आई बात की, क्या कह रही हैं आप? सर ये b माइनस 2c प्लस c जीरो है ना, जी तो जी। यहाँ से जो b है वो 2c माइनस c की चले जाएगा। हाँ हाँ। और सर फिर ये जो एक बनेगा सेट हमारे पास a 2c जी माइनस c a b बनेगा। जी जी। मारिया ये चीज़ मेथड की बुक में डिस्कस की है, मुझे नहीं आइडिया कि किसी और बुक में कहाँ पे है, बट मेथड की बुक में ये चीज़ डिस्कस की गई है। मुझे यू जो है वो क्या गिवन है, ए बी सी डी, और इन दोनों पे कंडीशन हमें क्या लगाई गई है? कंडीशन ये है कि ए बी माइनस 2c प्लस डी इक्वल्स टू 0। आपने इसकी बेसिस बनानी देखें,
इसका जनरेटिंग सेट चेक कर लेते हैं। जनरेटिंग सेट इसका क्या हो सकता है? अब देखिए ना, b माइनस टू सी प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लें आप लोग। b की वैल्यू यहाँ से आई थी, इसमें जो इंटरसेक्शन वाला था बस वो नहीं समझाया था, यू और डब्ल्यू की बन गई थी। मुझे मैंने तो नहीं कैलकुलेट किया वो ना, मैं मेरे सामने सेट आएगा तो फिर मैं ही बता सकता हूँ कि इसका इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, नहीं समझ आई बात की? अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो मुझे वो दिखा दें कि आपने क्या उसका आंसर आया था, बेसिस क्या आई थी दोनों की, तभी मैं आपको आगे सॉल्व करवा दे सकता हूँ कि इसकी इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। सेट सामने हो तो फिर हम इंटरसेक्शन की आगे बात करेंगे। तो यू की आई थी 1 0 0, मतलब 1 के बाद 3 0 था फर्स्ट, फिर 0 2 1 0, फिर 0 माइनस 1। यू की बेसिस क्या आई थी, पहला वेक्टर क्या आया था? 1 0 0 3 0 3 0। आगे? और नेक्स्ट 0 2 0 2 1 0, आगे? 0 माइनस 1 ज़ीरो? माइनस 1, आगे? 0 1 0 1, और डब्ल्यू की बेसिस क्या है? 1 0 0 1, अच्छा, तो मिलता है लास्ट वन है। उसके बाद 0 2 1 0। तो इसकी बस दो ही थी। अच्छा, इसकी बेसिस में दो ही एलिमेंट्स। ये ये ज्वाइन कौन करना चाह रहा है? इसका जो बेसिस में इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो एक ये वेक्टर आ रहा है। अच्छा, क्या इसका ये उसको कंप्लीट जनरेट कर रहे हैं, और फोर को कम्प्लीटली उसके इंटरनल डायरेक्ट सम बन रहा है इसका? तो इंटरनल डायरेक्ट नहीं बनेगा बिकॉज इनके इंटरसेक्शन में 0 नहीं आता, एक आता था वेक्टर। अच्छा, इसका दिल साहब इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसके बेसिस में ये एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? चलिए आप इसको पेंडिंग कर लें, अभी माइंड में नहीं आ रहा कि इसको इंटरसेक्शन कैसे चेक कर सकते हैं। ये दोनों के सेपरेट टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसमें गिवन है a इज इक्वल टू 2d, और इस a इज इक्वल टू d गिवन है, और इसमें b इज इक्वल टू 2c गिवन है। इसको मैं फिर देखता हूँ। और क्वेश्चन भी बताएं। अक्सा? जी सर 82 में सम जो प्रॉब्लम था। 82 मैंने इधर सॉल्व करवा दी है, ये मैं आपको वही रिवाइज करा देता हूँ। अभी जब आपका इशू आ रहा था ना, ये देखिए ना, दो सेट्स हमारे पास, वहाँ दो सब सेट्स हैं। मेन जो हमारा स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, वो इन्फिनिट सीक्वेंसेस वाली वेक्टर स्पेस है। उसमें से हमने पहला जो सबसेट कंसिडर करना है W, उसमें किस टाइप की सीक्वेंसेस हैं? ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनकी पहली टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो उसमें हम कंसिडर ये कर सकते हैं कि बी एन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 0 B1 B2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटली चलता जा रहा है।
इसके हम अगर दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं बी एन और सी एन, तो और साथ फील्ड के दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, तो बीटा बी एन प्लस गैमा सी एन जो है, इनको जब सॉल्व करते हैं बीटा मल्टीप्लाई करें इसके साथ गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो बीटा बी वन और ये बन जाएगा सीक्वेंस, और इधर से बनेगा ज़ीरो गैमा सी वन अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिट बनेगा। बेसिकली क्या है कि जो इसका आंसर आना चाहिए इसका बीटा बी एन सी एन का, ये आंसर जो है ये इस टाइप का होना चाहिए कि पहली टर्म जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसमें देखें इस सीक्वेंस जो आ रहा है हमारा इन्फिनिट सीक्वेंस है, बट इसकी पहली टर्म ज़ीरो है, तो ये अल्टीमेटली किसका एलिमेंट बनेगा, डब्ल्यू का एलिमेंट बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सब ये जो है डब्ल्यू है सब स्पेस बन गई है बी की। दूसरे पार्ट में ये कहा गया था कि डब्ल्यू इस टाइप का सबसेट है इसका, ए एन सच दैट ए एन इज इक्वल टू दिस, और इसमें फाइनाइटली नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं, मतलब ए एन तक जो है नॉन ज़ीरो है, उसके बाद जो है सारी टर्म ज़ीरो होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ए एन और बी एन डब्ल्यू में से हम लटका रहे हैं, और फील्ड के दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर कर लिए, वही जो पहले हम कम्बिनेशन एक कंसिडर करते हैं अल्फा ए एन प्लस बीटा बी एन, वो हमने कंसिडर किया। अब इसमें भी हमने श्योरिटी क्या करनी है कि जो हमारा फाइनल आंसर आए उसमें फाइनाइटली नॉन ज़ीरो टर्म्स हो, मतलब उसमें इन्फिनिट सीक्वेंस नॉन ज़ीरो टर्म्स का ना हो। तो इसमें देखें अल्फा इस सीक्वेंस के साथ बीटा इस सीक्वेंस के साथ, इसमें जहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा अल्फा वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इसमें ए एन टर्म्स ही नॉन ज़ीरो रहेंगी और इसमें भी एम टर्म्स जो है वो नॉन ज़ीरो रहेंगी। हम ये पहले कंसिडर कर लेते हैं कि एम जो है वो ग्रेटर देन एम, दोनों में से कोई एक नंबर तो बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। तो ये ग्रेटर, अब ये देखें ये सीक्वेंस जो है ये अल्फा एन एन पे जाके स्टॉप हो जाएगा, आगे बीटा बी जो है वो बी एन तक उसको लेके जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होंगी इनफाइनाइट नॉन ज़ीरो टर्म्स आ जाएंगी, एम के बाद जो है टर्म ज़ीरो होंगी, बट उससे पहले जो है कुछ टर्म या सारी टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो होंगी। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस है वो डब्ल्यू का एलिमेंट है, सो अल्फा ए एन प्लस बीटा बी एन जो है वो डब्ल्यू में चला जाएगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू उसकी सब स्पेस है बी की। जी और जी सर क्लियर है सर। और कोई क्वेश्चन हो इसमें? आर्या, आपने दो क्वेश्चन की बात की थी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? अक्सर मैंने आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन कहा था कि ये आपने सर 90 जी सर 90% था 90, यस। इसमें हमने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हाँ ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, वही ए बी सी आप कंसिडर करेंगे, ए यू प्लस बी प्लस सी डब्ल्यू जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करना है। यहाँ से आपने कॉन्स्टेंट्स में है वो चेक करना है कि वो नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है। ऑब्वियसली आप उनके लिए फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स अगर तो 2/2 की अगर तो स्क्वायर है तो उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना, अदरवाइज उसकी रैंक चेक कर लेना है कि रैंक जो है कम होता है या नहीं होता। इसके लिए रिज़ल्ट क्या है, एफएससी में आपके पास रिज़ल्ट क्या है? फिर लास्ट टाइम भी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगी इक्वेशंस का, तो एक तो यह है कि इसका डिटर्मिनेंट से हम चेक कर सकते हैं, ज़ीरो आ जाए डिटर्मिनेंट तो फिर क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। अगर ये जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम डिटर्मिनेंट भी नहीं ले सकते। अगर रैंक की तरफ इसको लेके जाएं तो रैंक का क्या रिलेशन है इस नंबर ऑफ़ अननोन, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ़ अननोन जो है वो n है, तो रैंक का इसके साथ क्या रिलेशन है। आप जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं, 0 0 0 इस साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे आप रोज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, चलिए यहाँ पे मैं इसकी जो है 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पे आप कैसे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अगर तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो n से कम हो जाए तो फिर आप क्या कहते हैं कि इसमें डिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा, और अगर मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाए, n ही है, तो फिर आपका सोल्यूशन कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट नॉन ट्रिवियल आता है। ठीक है, नॉन सॉरी ट्रिवियल आ जाता है, ट्रिवियल होने की वजह से वेक्टर्स जो है वो क्या बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। ये लास्ट में हम डिस्कस करते रहे इस चीज़ को। तो वही आप ए यू बी वी और सी डब्ल्यू डिस्कस लेके उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, वहाँ से वो चेक कर सकते हैं ये डिपेंडेंट आएंगे या इंडिपेंडेंट आएंगे। और कोई क्वेश्चन?
सर ये जो 9-1 है क्वेश्चन, तो सर इस तरह के सवाल एक हमने मेथड के रूप में किया था डेरिवेटिव के मेथड से। ये जी जी पहले इक्वेशन बना लें, उसका डेरिवेटिव लें, फिर जीरो पुट करें, फिर डेरिवेटिव लें, तो इक्वेशन जितनी है वो बन जाएंगी। तो उस तरह से भी कर सकते हैं इसको? हाँ मेथड के रूप में अगर किया गया तो वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, वो बहुत जबरदस्त मेथड है। ये जो कॉन्टिन्यूस वाले फंक्शंस होते हैं ना, आप सही कह रही हैं, मेथड्स की बुक में है, कुछ जी सर। क्वेश्चन हुए हुए हैं। जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतने डेरिवेटिव ले लो, इक्वेशन बन जाती है, उन इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर, बिल्कुल ठीक है। उतनी इक्वेशन तो उससे हमें भी हो सकता बेसिकली तो जितने कांस्टेंट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी इक्वेशंस बनानी है ना, तो आप उसकी टी की वैल्यूज़ प्लग इन कर दें या डेरिवेटिव्स लेके उसको कंटिन्यूस उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अक्सर आपके असाइनमेंट पे जो सैन ने मेंशन किया वो कौन सा क्वेश्चन था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? सर, समझ नहीं आई आपकी बात दोबारा बोलिए। आपकी असाइनमेंट पे हुसैन ने कमेंट किया था ना, ये आप इसमें वो सर ये जो 4.90 है, तो सर इसकी मैंने रोज में गलती की हुई थी, अच्छा तो वो फिर मैंने ठीक की थी, मैंने मुझे बताया। ठीक है ठीक है। जी। सो अब आपको ये सारा चीज़ क्लियर है, मैं इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जा सकता हूँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी ठीक है जी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इसमें स्टार्ट कर लिया था, डेफिनेशन देख ली थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इसमें, और फिर हम उधर सॉल्व प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे। बेसिकली तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म ही है जो हम वहाँ पे ग्रुप और रिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि फील्ड भी साथ आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन साथ हम स्केलर वाली डिफाइन कर देते हैं कि स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में। अच्छा ये रिज़ल्ट शायद नहीं आया उसमें, हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, ये रिज़ल्ट नहीं आया। वी हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसकी सब स्पेस है, तो डब्ल्यू जो है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी और उसकी डायमेंशन जो है उससे कम होगी। ये जो रिजल्ट है ना सेकंड नंबर पे, डायमेंशन ऑफ वी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। कोशेंट स्पेस अगर हम उसकी बनाते हैं तो कोशेंट स्पेस की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, एज इट इज़ ये रिजल्ट भी आ सकता है दोनों लिहाज से। जैसे मैंने डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का कहा था ना कि पॉसिबिलिटी पॉसिबल आंसर वो पूछ सकते हैं कि पॉसिबल आंसर इसके क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डायमेंशन वी गिवन हो, डायमेंशन डब्ल्यू गिवन हो और डायमेंशन वी ओवर डब्ल्यू फाइंड करनी हो, या फिर डायमेंशन वी ओवर डब्ल्यू गिवन हो, डायमेंशन वी गिवन हो, और इनमें से तीन, क्योंकि इक्वेशन बन जाती है ना आपकी तीन वेरिएबल्स की फॉर्म में, दो वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यूज़ गिवन हो, तीसरा फाइंड करना हो, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट एज इट इज़ भी याद कर लें और इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये रिजल्ट तो वैसे भी है कि सब स्पेस की डायमेंशन जो है मेन स्पेस से कम ही होती है या उसकी इक्वल हो सकती है। इंटरनल डायरेक्ट सम को हम वहाँ पे एक्सटर्नल डायरेक्ट सम को डिस्कस कर चुके हैं। ये होमोमॉर्फिज्म जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दूसरा नाम है इसका। If a vector space is the internal direct sum of subspaces u1, u2, un, then V is isomorphic to external direct sum of u1 to un। अच्छा देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें, इंटरनल डायरेक्ट सम u1 से un तक जो हमारे पास सब स्पेसेस है वेक्टर स्पेस की, हम वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो है एक ही अगर उनका कम जो है फॉर्मेशन मिल जाए और यू आई की कोरस्पॉन्डिंग, तो हम ये कहते हैं कि वो इसका इंटरनल डायरेक्ट सम है सब स्पेसिस का। एक्सटर्नल डायरेक्ट सम में क्या होता है, हम उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कि एन टपल्स हमारे पास आ जाए और वो एन टपल्स को ऐड करने से वो जो है वो एन टपल्स की इंडिविजुअल जो एलिमेंट है वो वी आई जो उसकी सब स्पेसिस हम ले रहे हैं उनमें से बिलोंग कर रहा हो, और वो जो एन टपल्स हैं उनकी ये जो है ये कंडीशन दो ट्रू हो जाए कि एक एडिशन जो है इसकी इक्वल आ जाए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रू हो जाए, तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट सम उसको हम कहते हैं कि वी उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है। अच्छा जी,
ये चीज़ भी हम अगर डिस्कस कर चुके हैं, डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ये यू और वी की फॉर्म में वहाँ पे हमने डिस्कस की है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिजल्ट्स हैं 2-3 उन पे मैं जाना चाहता हूँ। कर्नल ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी मैंने बात की थी। U and W be vector spaces. If T is an isomorphism of V onto W, then T maps on basis of V onto basis of W. फिर अगर हमारे पास R स्क्वायर जे सपोज एक वेक्टर स्पेस है ओवर R, और दूसरी W एक वेक्टर स्पेस है R क्यूब ओवर R, तो अगर इन दोनों के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं और वो मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है, तो इसकी जो बेसिस होगी वो इस वी जो वी की बेसिस होगी वो किस पे जाके मैप होगी, डब्ल्यू की बेसिस पे जाके मैप होगी। और यही चीज़ जो है हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल जब मैपिंग आ जाती है वहाँ से जब वो पूछ रहे होते हैं कि ये इसकी बेसिस को यूज़ करते हुए इस आगे जो को डोमेन वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस फाइंड करें, तो वो यही रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जो डोमेन वेक्टर स्पेस है डोमेन वाली, उसकी जो बेसिस होंगी वो उसकी को डोमेन वाली बेसिस पे ही जाके मैप होंगी। इसी रिज़ल्ट को ही याद रखें। टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक। दो वेक्टर स्पेसेस जो हैं फाइनाइट डायमेंशन के अगर हों तो वो आइसोमॉर्फिक उसी वक्त हो सकती हैं अगर उन दोनों की डायमेंशन जो है वो एग्जैक्टली सेम आ जाए। यहाँ पे अब देखें ना, ग्रुप के अंदर भी एक शॉर्ट रिजल्ट ये था कि हम उस आइसोमॉर्फिज्म कैसे चेक करते हैं फाइनाइट ग्रुप्स के लिए। यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के लिए हम कैसे चेक करेंगे अगर उन दोनों की डायमेंशन एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, डायमेंशन एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, बेसिस इक्वल आना ज़रूरी नहीं, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस अगर इक्वल आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर स्पेसेस जो है आइसोमॉर्फिक हो गई हैं। रूल्स हमने नहीं देखने। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक जितनी हम मैपिंग्स डिफाइन कर सकते हैं और वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, उसको होम ऑफ वी डब्ल्यू कहते हैं। ये सपोज हमारे पास है ना, तो हमने एक T1 मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की फर्स्ट करें जो R स्क्वायर से R क्यूब तक है। हम एक और T2 डिफाइन कर लेते हैं, ये तो थी आइसोमॉर्फिज्म। हम जर्नल होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। R स्क्वायर से सपोज आपने R क्यूब तक एक और डिफाइन कर ली, इसी तरह और डिफाइन, ये जितनी आप डिफाइन करते जाएंगे, जितनी ये R स्क्वायर से R क्यूब तक जितनी मैपिंग्स होंगी, इसको किस सेट से डिनोट किया जाता है, होम ऑफ R स्क्वायर R क्यूब। आगे इसका भी एक रिजल्ट है कि ये टोटल कितनी बनती हैं, ये सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं। सपोज देखिए ना, इसमें इस सेट में क्या पड़ी होंगी, इसमें मैपिंग्स पड़ी होंगी, इसमें एक मैपिंग हमेशा पड़ी होगी, वो कौन सी होगी, कोई बता सकता है? एक मैपिंग यहाँ पे हमेशा पड़ी होगी, ये नॉन एम्प्टी होगा हमेशा जी। एक मैपिंग यहाँ पे हमेशा होगी, वो कौन सी है? जी अच्छा, हमारा हफ्सा सुमेरा, कौन सी मैपिंग होगी जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी? आइडेंटिटी। हाँ जी, आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म इसमें हमेशा मौजूद होगी। अच्छा जी, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, ये जो सेट हमारे पास बना, अभी हमने देखा ना कि ये सेट एक बन जाता है, वो मैपिंग्स का एक सेट होता है। ये जो सेट है एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और इसमें ऑपरेशन कौन सा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स का ऑपरेशन होगा। W और V हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, उनके दरमियान जितनी हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं वो तमाम एक सेट, वो सेट जो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है उसी V के अंदर। ये चीज़, ये अक्सर आंसर यहाँ पे पूछा जाता है। एक V एंड W और ऑफ डायमेंशन M एंड N, इसके बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन अभी जो हमने बुक ओपन करनी उसके अंदर सॉल्व प्रॉब्लम में काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन पड़े हैं।
वी और डब्ल्यू हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन है, एक की डायमेंशन एम है, दूसरे की डायमेंशन एन है, तो उनकी जो होमोमॉर्फिज्म की जो सेट होगा होम ऑफ वी डब्ल्यू, उसके अंदर टोटल कितनी मैपिंग्स होंगी, टोटल उसके अंदर एम एन मैपिंग्स होंगी। मैं इधर डिस्कस कर देता हूँ। यही जो सेट है हमारे पास, इसमें हमें पता है कि आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या है 2 है और आर क्यूब की डायमेंशन क्या है 3 है। तो होम ऑफ आर स्क्वायर आर क्यूब, इसमें टोटल कितनी होंगे, कितनी मैपिंग्स पड़ी होंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 6 मैपिंग्स यहाँ पे पड़ी होंगी। इस सेट के अंदर कितनी मैपिंग्स होंगी, 6 मैपिंग्स पड़ी होंगी, 6 होमोमॉर्फिज्म पड़ी होंगी आर स्क्वायर से आर क्यूब तक। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। होम ऑफ एम एन पी एन, इसमें कितनी मैपिंग्स होंगी, MMPM मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब एन मल्टीप्लाइड बाय एन। N मल्टीप्लाई N। अच्छा चले मैं इसको यस सर। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एम टू टू मैट मैट जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है और वहाँ पे पी एन पड़ी, इसमें अब कितने मैपिंग्स होंगे, ओ एन। जी इसके आंसर क्या आएगा, एम टू टू कॉमा पी एन, इसकी होमोमॉर्फिज्म टोटल कितनी एग्जिस्ट कर रही होंगी, 2N क्रॉस 2N। ये इसके इसके कितनी डायमेंशन होती है, एम टू टू की डायमेंशन क्या होती है, 4 जी इसकी डायमेंशन 4 होती है और इसकी डायमेंशन क्या होती है, n प्लस 1। जी इसकी n प्लस 1 डायमेंशन होती है। तो अब ज़रा बताएं, 4 4 मल्टीप्लाई, इंटू n प्लस 1। तो इसकी टोटल जो होमोमॉर्फिज्म के अंदर कितनी मैपिंग्स पड़ी होंगी, 4 टाइम्स n प्लस 1। ठीक है, सर अगर यही मैट्रिक्स का जनरल लिखते m n n, तब हम क्या लिखते n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। जी जी स्क्वायर मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर लिखते तो फिर हम m स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ये उसकी ये डायमेंशन होगी। अच्छा जी, प्रूफ है इसका भी, तो डुअल स्पेसेस की तरफ हमने नहीं जाना। आदिल भाई, डुअल स्पेसेस को डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। सर मेन बता देंगे किसकी डुअल क्या होती है, जिस तरह आर एन का डुअल होता है, द डुअल ऑफ आर एन इज आर एन, द डुअल ऑफ सी एन इज सी एन, ये मेन चीजें है ना, ये बता दे बस। अच्छा जी, अभी जो हमने डुअल डुअल क्या चीज़ है, जो होमोमॉर्फिज्म की होम ऑफ वी एफ हमने डिस्कस की है। अच्छा देखिए ये चीज़ होम ऑफ वी एफ, इसको हम डुअल स्पेस कहते हैं, वी की वेक्टर स्पेस जो वी है उसकी डुअल स्पेस मीन्स उसके ऊपर जो सेल्फ मैपिंग जितनी हम डिफाइन कर सकते हैं उसको डुअल स्पेस, एंड इज डिनोटेड बाय वी स्टार, इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड लीनियर फंक्शनल, ये फंक्शनल्स यहाँ पे पड़े होते हैं। इसकी जो डुअल, अगर वी जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी जो डुअल आएगी वो एग्जैक्टली मेन के इक्वल आ जाएगी, ओरिजिनल की इक्वल आ जाएगी, आइसोमॉर्फिक आ जाएगी। सॉरी, वी अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसकी जो डुअल हम फाइंड करेंगे वो उसकी इक्वल आ जाएगी, आइसोमॉर्फिक आ जाएगी। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नलिटी ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। नलिटी ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी हम क्या, जो कर्नल्स हम फाइंड करते हैं, कर्नल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी मैपिंग जो ज़ीरो पे जाके मैप कर रहे हो। अगर एक मैपिंग वी से वी वेक्टर स्पेस से डब्ल्यू तक हम डिफाइन करते हैं तो कर्नल ऑफ टी जो है वो हम कैसे, या नलिटी ऑफ टी कैसे डिफाइन करते हैं, ए बिलोंगिंग टू वी, वी के वो एलिमेंट्स जिनको टी जो है वो डब्ल्यू के ज़ीरो एलिमेंट पे, ज़ीरो वेक्टर पे जाके मैप कर दें। ये जो सेट बनेगा ये एक तो सब स्पेस बनता है, ये किसकी सब स्पेस बनेगी, डब्ल्यू की या वी की, किसकी सब स्पेस होगी, वी की वी की सब स्पेस होगी।
दूसरा नाम क्या है, नलिटी ऑफ टी, और डिनोट इसको दूसरे किस तरह करते हैं, एन ऑफ टी। इसके बाद एक और सेट भी है, इमेज ऑफ टी। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, टी ऑफ ए बिलोंगिंग टू डब्ल्यू सच दैट ए बिलोंगिंग टू पी। ये भी सब स्पेस होती है। ये किसकी सब स्पेस होती है, वी की होती है, डब्ल्यू की होती है, W की। ये इमेज सेट है ना जो डब्ल्यू की सब स्पेस बनती है ये, ठीक है। अब इनके रैंक के जो रैंक सॉरी जो डायमेंशन है उनके दरमियान भी आके एक रिलेशन आता है, ये है इसका डायमेंशन का रिलेशन। V1 जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन इक्वल टू आती है डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी, ठीक है। रेंज या इमेज सेट की जो डायमेंशन आती है उसको हम ऐड करते हैं नलिटी के डायमेंशन में, तो इक्वल टू आती है वेक्टर स्पेस जो डोमेन की है हमारे पास। अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है, अगर जो V हमारे पास है उसकी अगर हमने डायमेंशन फाइंड करनी है तो वो इक्वल टू आएगी डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी, क्योंकि नलिटी ऑफ टी हम देख चुके हैं कि ये सब स्पेस बनती है, प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, ठीक है। इस रिजल्ट की बात हो रही है। आसिम ऊपर से एक मिनट, मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाह रहा हूँ, प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं। रैंक उसको कहते हैं। नहीं, वो जो नलिटी ऑफ टी आप कह रहे हैं ना, नलिटी बेसिकली जो एन ऑफ टी है उसको नल स्पेस कहते हैं ना, और उसकी डायमेंशन को हम नलिटी ऑफ टी कहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस आप गलत कर रहे हैं, वैसे ठीक है। एन ऑफ टी, ठीक है ठीक है। इस डेल्टा फंक्शन की तरफ जाना जरूर चाहिए। सर इसकी सिर्फ डेफिनेशन बता देना कि वो जो सेम हो तो जीरो होता है और डिफरेंट हो तो आई थिंक वन होता है। हाँ नहीं, डिफरेंट हो तो जीरो आता है और सेम हो तो वन आता है। जी जी, हम V के ऊपर वेक्टर स्पेस के ऊपर फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि V जे जो उसकी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर किस बेसिस के ऊपर किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर जो फर्स्ट मैपिंग है डुअल स्पेस के अंदर उसको फर्स्ट वेक्टर स्पेस बेसिस के फर्स्ट वेक्टर पे मैप करेंगे तो वो आंसर वन देंगे, अगर दूसरे वेक्टर पे उसको इमेज चेक करेंगे तो वो ज़ीरो देंगे। सिंपल ये है कि अगर कि हमारे पास अगर V एक वेक्टर स्पेस है और बेसिस इसकी है V1 से Vn तक, और डुअल स्पेस के हम एक सबसेट कंसिडर कर लेते हैं फाई 1 से फाई n तक, ये सबसेट है डुअल स्पेस का। अच्छा अब जो मैपिंग अगर तो फर्स्ट मैपिंग इसको ज़ीरो दे देती है और बाकी सबको क्या देती है, सॉरी इस पे वन दे देती है और बाकी सब पे क्या देती है, ज़ीरो देती है। सिमिलरली आप सेकंड मैपिंग पिक करते हैं तो इस पे वन दे देती है, बाकी सब पे क्या दे देती है, बाकी तमाम वी आई पे ज़ीरो दे देती है। इस टाइप की जो मैपिंग्स होंगी वो किसकी बेसिस बन जाएंगी, वो डुअल की बेसिस बन जाएंगी, डुअल स्पेस की बेसिस बन जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ जस्टिफाई की गई है। Then phi 1, phi 2 up to so on phi n is the basis of dual space. ये इसने Excuse me, define- sir. जी जी सर इस डेफिनेशन को हम जब टेंथ में पढ़ते हैं तब तो हम इसे एक नाम देते हैं कॉनिकल डेल्टा का, तो यहाँ पे भी इसका कोई नेम है? किस में पढ़ते हैं? सर टेंथ में जो ये डेफिनेशन इस तरह की भी हम कहते हैं कि आई इक्वल टू जे हो तो वन आएगा, तो ये कॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन हम करते हैं। एक्चुअली अक्सर मैंने टेंसर कभी पढ़ा नहीं है। दिल से नहीं मैं बता देता हूँ आसिम, आप अक्सर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसको क्रोनिकल डेल्टा ही कहते हैं, ठीक है, और ये कहीं भी यूज हो सकता है। ये तो जस्ट एक क्वांटिटी है जो कि
और चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम हो तो वन डिफरेंट हो तो आप सही कह रही है। हाँ ये कह सकते हैं सिस्टम मैपिंग है, मैपिंग उस तरह उस जगह पे भी डिफाइन की गई होगी इसी वे में, मैपिंग डिफाइन की गई है ना। जी इस सर। हाँ जी। अच्छा जी, आई थिंक आइगन वैल्यूज हम सेपरेट डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें वो नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें अभी जो चैप्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का है, तो उसको डिस्कस करके फिर आइगन वैल्यूज़ को बस रीड करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल्स जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये देखें एफ मैपिंग है एक्स स्क्वायर, क्या ये लीनियर है? जनरली आपका क्या माइंड है ये इसके बारे में, क्या ये लीनियर मैपिंग है एक्स स्क्वायर आर से आर तक? जी सर। बाकी लोग क्या अल्फा एक्स को अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स पे मैप करती है? ये देखें f is a mapping from r to r such that f of x is equal to x square। तो f of 2 या अल्फा x ये किसके इक्वल होगा? अल्फा स्क्वायर एक्स अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर एक्स। तो अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बन गया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अल्फा बाहर आना चाहिए, अल्फा स्क्वायर। दूसरी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म की दूसरी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ जाएगा इस मैपिंग के मुताबिक? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? क्या ये इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के? ये तो इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मैट्रिक्स मैपिंग्स भी हमने इसमें देखनी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ ऑफ एक्स वाई जी आर क्यूब से आर क्यूब तक ये जो डिफाइन की गई है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये किस पे मैप करेगी? एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है वही मैप करेगी एक्स पे एक्स पे, वाई को वाई पे और जी को ज़ीरो पे जाके मैप करेंगे। इसको उसने दोनों कंडीशन चेक की हुई हैं। दोनों कंडीशन का आप सिंगल भी कर सकते हैं। सिंगल करने का क्या तरीकाकार है, किस तरह से दोनों कंडीशन को सिंगल क्या है? अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू आप कर सकते हैं, अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, और अल्फ़ा और बीटा कॉमन आ जाने चाहिए। किसी एक एग्जांपल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अच्छा जी, ये चीज़ें भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्शन मैपिंग कौन सी होगी, ट्रांसलेशन मैपिंग कौन सी होगी। अब देखिए ना, प्रोजेक्शन आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें दूसरी साइड पे उसको प्रोजेक्ट कर देना किसी और प्लेन में। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्स वाई जी आपने स्पेस से एक एलिमेंट लिया, उसको कहाँ पे मैप कर दिया? एक्स वाई प्लेन में मैप कर दिया, जी एक्सिस आपने ज़ीरो कर दी है। ये प्रोजेक्शन मैपिंग है। और ट्रांसलेशन में क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, दोनों में या किसी एक में ऐड कर रहे होते हैं आप उसको। जब इसी तरह आगे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये मैपिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए कि ये आगे लीनियर भी है या नहीं, ये भी साथ पता होना चाहिए। जो ट्रांसलेशन मैपिंग है ये कभी भी लीनियर नहीं होगी क्योंकि इसमें अल्फ़ा कॉमन नहीं आता। वो जो हमें अल्फ़ा मैपिंग के बाहर चाहिए होता है वो कॉमन नहीं आ रहा होता। आप इसमें भी चेक कर सकते, उसने वैसे तो काउंटर एग्जांपल से प्रूव किया कि ज़ीरो को जब हम चेक करते हैं, ज़ीरो जो है वो 1 2 पे जाके मैप होता है, जो कि उसका ज़ीरो नहीं है। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन ये है कि एक ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो पे ही मैप करना चाहिए। तो ये कंडीशन तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये क्योंकि ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप नहीं कर रही है। देखें ना, ज़ीरो ज़ीरो जब हमने फर्स्ट वेक्टर स्पेस का ज़ीरो ज़ीरो पे किया है तो वो किस पे जाके मैप हुआ है? 1 2 पे मैप हुआ है। बट होमोमॉर्फिज्म या जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी कंडीशन क्या है कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो ज़ीरो पे ही मैप होना चाहिए, किसी और वेक्टर पे जाके मैप नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस कर्नल इमेज सेट हम उधर डिस्कस कर चुके हैं अभी। कर्नल ऑफ एफ इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ इमेज जो है वो भी सब स्पेस है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वी जो है वेक्टर स्पेसिस के बेसिस में v1 से vm तक वेक्टर्स हों तो होमोमॉर्फिज्म क्या करती है, वो उसको उसकी इमेज को आगे जाके स्पैन करती है, बेसिस भी आके बनाती है। अब इस मैपिंग के अगर हम डिस्कस करें कर्नल कैसे फाइंड करेंगे, और असल में प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को कि आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को कर्नल फाइंड कैसे करना। देखिए मैपिंग डिफाइन की गई है आर क्यूब से आर क्यूब तक एफ ऑफ एक्स वाई जी एक्स वाई कॉमा ज़ीरो, दो चीज़ें इमेज एफ और कर्नल एफ। इमेज एफ में इसके जो इमेज सेट आ रहा है, इमेज सेट में एक्स वाई जी, बट जी को हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो कर। कर्नल ऑफ एफ फर्स्ट वाले के वो एलिमेंट्स आर क्यूब के वो एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो पे जाके मैप हो, उसके ज़ीरो पे जाके मैप हो। तो ये मैपिंग हमने डिफाइन किस तरह से की है, एक्स वाई ज़ीरो इज इक्वल टू, तो यहाँ से तो ये जो आपके पास आ जाता है एक्स वाई जी बिलोंग टू आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और थर्ड कोऑर्डिनेट तो वैसे ही हमने ज़ीरो। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब कर्नल अगर ये सेट आ गया तो कुछ और आप मैपिंग के बारे में बता सकते हैं यहाँ से। जी मुझे ऐसे लग रहा है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। इसमें ये हो सकता है कि हम स्पेस की प्लेन यूज कर रहे इसमें हैं। एक चीज़ जो है ना वो जस्ट ये है कि जी के बारे में हमें नहीं पता, जी जो है वो नॉन ज़ीरो हो सकता है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, जी नॉन ज़ीरो, तो ये आपका क्या है, जी एक्सेस है, ठीक है। ये मैपिंग इस तरह करके डिफाइन की गई है। अब ये क्या हो सकती है लीनियर या नहीं होगी, क्या आप इसको डायरेक्ट गैस कर सकते हैं कि लीनियर होगी या नहीं होगी। लेकिन जब भी अल्फ़ा बीटा आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा, आप अल्फ़ा बीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा लें या बीटा लें कॉमन ले सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपको थोड़ा बहुत ही ऐसा हो कि अल्फ़ा कॉमन नहीं आएगा या बीटा जो भी हम पुट करेंगे वो कॉमन नहीं आएगा, तो आप डायरेक्टली उसको क्या कह सकते हैं कि वो लीनियर नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे चेक कर सकते हैं आप ये लीनियर है या नहीं। अच्छा जी, मैं इसी में आगे क्वेश्चन पे जाना चाह रहा था, जो ये अभी हम उधर डिस्कस कर चुके हैं थ्योरम कि डायमेंशन ऑफ वी जो है वो इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ प्लस डायमेंशन इमेज ऑफ एफ। इसको हम क्या कहते हैं, जो अभी वो करेक्शन जो आदिल समझ रहे, ये जो है ये नलिटी ऑफ एफ इसको हम कहते हैं, और जो इमेज का डायमेंशन होती है उसका स्पेसिफिक नाम होता है रैंक ऑफ एफ। ये हमारे पास मैपिंग डिफाइन की गई है, इसकी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, इमेज सेट की डायमेंशन फाइंड करनी है, और जो उसकी बेसिस है वो भी फाइंड करनी है हमें। तो मैंने क्या तरीकाकार बताया, आपने इमेज सेट के बेसिस और डायमेंशन कैसे फाइंड करने हैं।
देखिए ना, मुझे ऐसे लग रहा है किसी को जो आवाज़ नहीं जा रही। आप जो एफ मैपिंग डिफाइन की गई है आर पावर 4 से आर क्यूब तक, और किस तरह करके डिफाइन सर आ रही है आवाज सर। फिर ये किसी का आगे से मुझे नहीं आवाज़ आ रही। मेरी भी नहीं आ रही क्या आपको? आपकी तो आ रही है, बाकियों की नहीं आ रही। एक्स माइनस वाई प्लस जी प्लस टी, इसको उसने टी लिया हुआ है। एक्स माइनस वाई प्लस जी प्लस टी, दूसरा इमेज सेट है 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t 2x। थ्री एक्स माइनस 3y प्लस 4z। ऊपर हमने थ्योरम किया है कि जो इसकी बेसिस सेट होगा वो इसकी बेसिस सेट पे जाके मैप हो रहा होगा। तो हम इसकी बेसिस चेक कर लेते हैं, इमेज सेट की बेसिस पे जाके मैप हो रहा होगा। पूरी आर क्यूब की हम बात नहीं कर सकते, इमेज सेट की बेसिस पे। तो आर फोर की हम स्टैंडर्ड बेसिस देख लेते हैं। आर फोर की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 और इनका अपने इमेज सेट चेक कर लेना है इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली। इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं फर्स्ट इस वेक्टर का चेक करता हूँ तो इस वेक्टर का इमेज सेट क्या आएगा? 1 0 0 0। एक्स की वैल्यू 1 और बाकी सारे 0। 1 इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 2 इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद एफ ऑफ 0 1 0, वाई की वैल्यू आपने 1 पुट करनी, बाकी सारे 0। -1, उसके बाद -2 -3। आगे इसको 0 इसको 1 पुट करना है, बाकी सारे z की वैल्यू 1 पुट करें 1। उसके बाद थ्री फोर 4 इसका आंसर क्या आएगा? 1 1 4 5। अब इनको क्या करना है? चेक करना है कि ये इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से होंगे, क्योंकि ये तो 4 वेक्टर्स आ गए ना, 4 वेक्टर्स हैं। तो क्या 4 वेक्टर आर क्यूब में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? फोर वेक्टर आर क्यूब में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इनको पहले तो चेक कर लेते हैं कि इनमें से इंडिपेंडेंट कौन कौन से वेक्टर्स हैं। ये देखें, उसने आगे इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। इसकी आप बना लेंगे मैट्रिक्स 1 2 3 -1 -2 -3 1 3 4 1 4 5। रो ऑपरेशन करें। कौन सा रो ऑपरेशन किया जा सकता है? R4 -R1। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? R3 -R1। और क्या किया जा सकता है? R2 प्लस R1। 1 2 3 0 0 0 और ये 0 1 1 0 2 2। अगेन आप रो ऑपरेशन कर सकते हैं। रो ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R4 -2 R3।
ये आ जाएगा 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0। रैंक कम हो गया, इसका मतलब जो गिवन वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो कौन कौन से वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं? एक वेक्टर आपके पास आया है 1 3 और दूसरा वेक्टर क्या है 0 1 1। तो ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं और ये क्या बन जाएंगे, बेसिस ऑफ इमेज ऑफ एफ। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन 2 है। अब यहाँ से हमने अगर उसकी चेक करनी हो जो कर्नल की बेसिस, वो कैसे चेक करेंगे बता सकता है? बेसिकली आपको पता है कि डायमेंशन v जो है वो 4 है, क्योंकि आपकी जो डोमेन में वेक्टर स्पेस है वो r पावर 4 है। अब इमेज सेट की आपको डायमेंशन पता चल गई है, ये आपको पता चल गई है 2। तो आप डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t जो है f जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला है? डायमेंशन ऑफ डी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज सेट। ठीक है, और ये 4 आपको पता है, ये आपने फाइंड करनी है, और ये 2 है। तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, 2 होगी। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t जो है वो 2 है, कर्नल ऑफ f जो है वो 2 है। ठीक है, तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन में ये दोनों फाइंड करने हो तो आप एक फाइंड करके दूसरा डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन एक की करनी है, दोनों की नहीं करनी। क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। आपको मैपिंग डिफाइन की गई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन मेथड की बुक में बहुत ज़्यादा है, इनको ज़रूर ट्राई करें आप लोग। मैपिंग आपको डिफाइन करके दे दी गई है, आपने जो है इमेज सेट की बेसिस चेक करनी। इमेज सेट पहले तो आप चेक करेंगे बेसिस जो डोमेन सेट के बेसिस हैं वो किस पे जाके मैप होते हैं। आपने वो 4 वेक्टर्स चेक कर लिए, और 4 वेक्टर्स जो है वो आर क्यूब के अंदर इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने चेक करना है कौन में से इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं। आपने उसको रो ऑपरेशन किया, रो इक्विवेलेंट किया, वहाँ से आपके पास 2 वेक्टर्स आए, 2 वेक्टर्स आपने देखे, वो दोनों वेक्टर्स अब ऑब्वियसली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इमेज सेट को जनरेट, इमेज जो वेक्टर स्पेस उसको जनरेट कर रहे होंगे, उसकी बेसिस बन जाएंगे। अब उसकी डायमेंशन 2 है, आपके पास रिजल्ट है डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज सेट। तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके डायमेंशन k फाइंड कर सकते हैं, जो कि 2 आ जाएगी। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप कर्नल की डायमेंशन फाइंड करके इमेज की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपने चेंज करना हो, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कर्नल ऑफ एफ एक्स वाई जी एक्स वाई जी टी सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई जी टी इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे वो मैपिंग पुट करेंगे। मैपिंग डिफरेंट वे में डिफाइन की गई है, एक्स प्लस वाई, आई थिंक इस तरह करके, एक्स माइनस वाई शायद डिफाइन है, ऊपर है इसलिए मैं उसको नहीं देख सकता। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, इनको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी प्लस टी इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंपोनेंट इसी तरह से 2x माइनस 2y प्लस, आई थिंक यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि इसका क्या आता है, इक्वल टू 0। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट भी आपके पास इसी टाइप का कुछ आ जाएगा, मुझे भी याद नहीं कि ऊपर वो क्या था, 3x था या 4x था। थर्ड भी 0 आ जाएगा। इसकी आप बना लेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आप चेक कर लेंगे कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है। ठीक है, ये ट्रिवियल सोल्यूशन ये 0 होता है, इसके लिए एक्स वाई जी की वैल्यूज़ क्या आती हैं, वो वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। उन वेक्टर से आप इसकी बेसिस बना सकते हैं, और बेसिस वेक्टर इसकी मिल जाएंगे तो आप क्या चेक कर सकते हैं कि इमेज सेट की बेसिस में कितने वेक्टर्स आएंगे।
ये ऐसी ये देखें, ये सारी चीज़ इसने यहीं पे डिफाइन की है, एक्स माइनस वाई प्लस जी प्लस टी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो पुट किया है, यहाँ इन दोनों को सॉल्व किया तो दो इक्वेशन, और ये अल्टीमेटली आपके पास दो इक्वेशन आ गई, चार अननोन है तो दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप जी और टी की वैल्यूज़, ये फर्स्ट ईयर की मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है, फर्स्ट ईयर में ये मेथड आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर की, इसलिए आपको कहा था लास्ट लेक्चर में भी कि 3.4 और 5 जो एक्सरसाइज हैं उनको करें, उनकी थ्योरी भी रीड करें और उनके क्वेश्चन भी करें। यही मेथड, वही मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है जब सोल्यूशन फाइंड करना होता है यहाँ पे। ये टर्म ज़रूर याद रख लें, लीनियर सिंगुलर मैपिंग क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैपिंग क्या होती है। अगर नॉन सिंगुलर आप माइंड में रख लें, इसके जो अपोजिट होगी वो सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मैपिंग की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन सिंगुलर कब होगी, अगर वो सिर्फ ज़ीरो को ही ज़ीरो पे मैप कर रही हो, उसके अलावा किसी को ज़ीरो पे मैप ना कर रही हो, मतलब कर्नल ऑफ एफ जो है वो जस्ट क्या आ रहा हो, ज़ीरो ही आ रहा हो, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ जो है वो जस्ट क्या आ रहा हो, ज़ीरो आ रहा हो, तो हम उसको मतलब बेसिकली आप इसको उधर रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास मैपिंग जो है वो 1-1 हो, ठीक है। दूसरी जो हम आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जाकर रिजल्ट करते हैं कि कर्नल ऑफ एफ अगर सिंगलटन सेट 0 आ जाता है तो फिर मैपिंग जो है वो 1-1 हो जाती है। तो यही ये तो उस मैपिंग को हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। अगर कर्नल ऑफ एफ जो है वो सिंगलटन सेट ना आए तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर मैपिंग। इसके लिए ये रिजल्ट है कि अगर मैपिंग जो है वो नॉन सिंगुलर हो तो इमेज जो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहता है। मैपिंग अगर नॉन सिंगुलर हो मतलब उसका जो कर्नल एफ है वो सिंगलटन सेट हो तो उसका जो इंडिपेंडेंट सेट है वो इंडिपेंडेंट सेट पे ही मैप होता है। अगर प्री इमेज जो है वो इंडिपेंडेंट है तो इमेज सेट भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक है।